नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगरवधू का 28वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। श्रावस्ती में यज्ञ खूब जोर शोर से शुरू हो गया। नित्य खाने पीने वालों की रौनक लगने लगी। मांस, मदिरा, कंद मूल सब। महावीर और गौतम अपने अपने अनुयायियों को यह कहकर कि यज्ञ में पशु बलि और गवावलंबन ठीक नहीं है, समझा रहे थे। अनुयायी लोग भी राजा से क्षुब्ध हो चले थे। इधर राजा भी कलिंग सेना से पहले ही मुलाकात में क्षुब्ध हो गए थे और साथ ही साथ एक अभूतपूर्व दासी को हाथ से गंवाने का शोक भी उन्हें खिन्न कर रहा था। राजधानी में बंधुल मल्ल भी नहीं थे। उनके पुत्र परिजन भी मारे जा चुके थे। सब मिलाकर राजा बहुत चिंतित और व्यग्र थे। इन उलझनों ने उन्हें असनियत कर दिया था। अवकाश पाते ही विदुडब अजित केशकांबली से कहता है कि यही सही समय है, राजा का काम तमाम कर देना चाहिए। केशकांबली कहते हैं कि अभी नहीं, अभी इंतजार करो, सही समय आने पर मैं तुम्हें निर्देश दूंगा। इधर राजनंदिनी चंद्रप्रभा साकेत के सर्वसाधन सुलभ प्रासाद में सुख से रहने लगी। राजकुमार विदुडब उनके सुख सुविधा का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। हालांकि उन्होंने चंद्रप्रभा को बस एक झलक भर ही देखा था, पर उसी से उनका सुप्त तारुण्य सहस्त्र सुख से जागृत हो गया था। परंतु राजकुमार विदुडब चरित्रवान पुरुष थे। उन्होंने मागध मित्र सोम से जो शब्द कहे थे कि वह चंद्रप्रभा की उनकी अमानत के रूप में रक्षा करेंगे, उसका निर्वाह करना जानते थे। इसी से उन्होंने फिर राजनंदिनी को देखने की चेष्टा नहीं की। दूसरा कारण यह भी था कि वे यज्ञ की उलझने और अपनी अभिसंधि के ताने बाने में बुरी तरह उलझे हुए थे। राजनंदिनी को रह रहकर सोम की याद सताती थी और उधर सोम का भी वही हाल था। जब राजनंदिनी साकेत की यात्रा पर थी तब कुंडनी भी उसके साथ थी और उन्होंने सोम के प्रति अपनी भावना उससे उजागर की थी। कुंडनी ने भी सोम की भावना राजनंदिनी से कही थी। राजनंदिनी ने कुंडनी से कहा कि सोम महाश्रमण से मिलकर अपने मन की बात कह दें, फिर वो जैसा आदेश दें। सोम को महाश्रमण ने कहा कि अभी उसे राजनंदिनी से नहीं मिलना चाहिए, सही समय आने पर वह उसे बताएंगे। पर सोम अपनी भावनाओं के वशीभूत राजनंदिनी से एक बार मिल लेता है और दोनों एक दूसरे से अपनी भावनाओं को बताते हैं और खुशी खुशी विदा लेते हैं। इधर योजना के अंतर्गत विदुडब कारागार में जाकर कारायण को बंदी मुक्त करता है और उससे मित्रता बढ़ाता है। कारायण को वह भावी राज्य का सेनापति घोषित करता है और खुद को राजा। वो कारायण को आदेश देता है कि जब प्रसेनजित जैतवंश श्रमण गौतम के दर्शन को जाएंगे तो उन्हें जाने देना, परंतु जब वो वापस आएं तो नगर में प्रवेश न करने पाएं। कारायण यही करता है। प्रसेनजित दुखी मन से समर्पण कर राज्य त्याग देता है और राज्यश्री भ्रष्ट हो अपने ही सेवकों द्वारा बंदी बनाकर अदृष्ट अज्ञात दिशा में चला जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय बंधुल का दांव पेच। सीमांत पर बंधुल भारी उलझनों में फंस गया। वत्स सैन्य ने सीमांत के निकट ही स्कंदवार स्थापित करके वन, संकट, पंख, विषम, निहार आदि सत्र स्थापित किए थे और वह सैन्य छिपकर इन स्थलों पर गति करती थी। इससे यहाँ स्पष्ट कूट युद्ध हो रहा था। शत्रु बंधुल को दुष्य सेना तथा आटविक के द्वारा बार बार थका डाल रहे थे। वे अवसर पाते ही धावा मारकर सीमांत का उल्लंघन कर गाय, पशु और खाद्य सामग्री लूट जाते या नष्ट कर जाते थे। कौशल के जो वीर प्रतिकार के लिए उधर जाते थे उन्हें शत्रुओं में छिपकर मार डालते थे। बहुधा वे रात्रि में छापा मारते, लूटपाट करके या आग लगाकर भाग जाते। इससे कौशल सैनिक रात को सो ही नहीं पा रहे थे। बहुधा चमड़े के खोल पैरों में बांधे हुए सैकड़ों हाथियों के द्वारा वे कौशल छावनी में घुसकर सोते हुए सैनिकों को कुचलवा डालते थे। इन कठिनाइयों के कारण बंधुल को बहुत ही सावधान रहना पड़ता था, पर उसकी दूसरी कठिनाई यह थी कि राजधानी से न तो उसे सूचना ही मिल रही थी, न सैन्य और न ही रसद। रसद समाप्त हो रही थी, कोष खाली हो चुका था, सेना अस्त व्यस्त हो रही थी और बार बार पत्र भेजने पर भी राजा सहायता नहीं भेज रहा था। वास्तव में यह विदुडब की अभिसंधि का परिणाम था। फिर बंधुल को चरों के द्वारा इस अभिसंधि का पता चल गया। उसने सीमापाल को सीमांत की गतिविधि देखने की व्यवस्था सौंपकर श्रावस्ती की ओर अत्यंत प्रसन्न भाव से प्रयाण किया। जिस दिन राजा का श्रावस्ती से निष्कासन हुआ वह श्रावस्ती पहुंच गया था। उसने छद्म वेश में अपनी आंखों से राजा का निष्कासन देखा। वह निरुपाय था।
सेना उसके हाथ में न थी। विदुडब की संपूर्ण अभिसंधि वह जान गया। कारायण का प्रबंध बहुत जागृत था और वह प्रकट होकर अब कुछ नहीं कर सकता था। कारायण को उसने राजा के साथ जाते देखा। उसने समझा कि अवश्य ही राजा को कहीं कैद कर दिया जाएगा। उसने सोचा इसका पता लगाना असंभव नहीं है, अतः उसने सबसे प्रथम विदुडब को पकड़ने का विचार किया। यह साधारण कार्य न था, परंतु उसने सोचा कि यदि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। कारायण की अनुपस्थिति से उसने पूरा लाभ उठाने का निश्चय किया, परंतु वह जैसा योद्धा था वैसा कूटनीतिज्ञ न था। फिर भी वह चुपचाप अपने गुप्त वास स्थान को लौट आया। अपने चुने हुए मित्रों और सहायकों से उसने परामर्श किया और विदुडब के अपहरण की एक योजना बनाई। राजकुमार विदुडब इस गहरी कूटनीति में घुसकर भी अपनी रक्षा की ओर से सर्वथा असावधान थे। वह आचार्य अजित केसकंबली से गुप्त परामर्श करके एक भृत्य के साथ निशंक राजपथ पर जा रहे थे। रात्रि का अंधकार राजपथ पर फैला हुआ था। 2-4 जन इधर उधर आ जा रहे थे। बंधुल ने अनायास सुयोग पा लिया। राजपथ के एक विजन मोड़ पर बंधुल के एक ही हाथ ने अनुचरों को धाराशाही कर दिया और उसी समय उसके तीक्ष्ण जनों ने अंग वस्त्र डालकर राजकुमार को विवश कर दिया। क्षण भर में ही यह कार्य हो गया। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। बंधुल के तीक्ष्ण जन राजकुमार को हाथों हाथ उठा ले गए, परंतु राजा और राजकुमार दोनों ही का इस प्रकार जो अप्रकाश्य रूप से राजधानी से विलोप हुआ, यह किसी भी मनुष्य ने नहीं जाना। अभिसंधि की अंगीभूत योजना के अनुसार आचार्य अजित केसकाम्बली ने रत्न होम के बाद 15 दिन का अवकाश मुख्य अनुष्ठान के लिए कर दिया था। साधारण होम और हविष्यान चल रहे थे, परंतु उनमें जजमान के उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी। राजकुमार का हरण ऐसी गुप्त रीति से हुआ था कि आचार्य अजित को भी 8 पहर तक उसका पता नहीं लगा। परंतु जब मागध वैद्य जीवक ने आचार्य को सूचना दी कि राजकुमार कल रात से राजधानी में नहीं है, तो वे एक बारगी ही चिंताकुल हो उठे। वे अधैर्य से कारायण के सीमांत से लौटने की बाट देखने लगे। साथ ही उन्होंने शून्याध्यक्ष और राष्ट्रपाल को अत्यंत सावधानी से नगर रक्षण के लिए सचेत कर दिया। दिन के पिछले पहर में बंधुल मल्ल आचार्य अजित के पास गया। जाकर अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। उस समय आचार्य बहुत व्यस्त थे। यज्ञ से संबंधित विविध आदेश विविध जनों को दे रहे थे। बंधुल को देखकर आचार्य अथ से इति तक विदुडब के लुप्त हो जाने का सब रहस्य जान गए। भीत भी हुए, परंतु प्रकट में उन्होंने सेनापति का प्रहर्षित होकर स्वागत करते हुए कहा, प्रसन्न और संबोधित तो रहा सेनापति। सीमांत में सब भांति कुशल तो है? हाँ आचार्य, सब ठीक है। भला यहाँ अनुष्ठान तो ठीक ठाक चल रहा है ना? सब ठीक है बंधुल। मैंने सोचा मैं भी यह समारोह देख लूं, इसी से आ गया। साधु साधु सेनापति, परंतु अभी तो रत्न होम संपन्न हुआ है। अभी 2 पक्ष का अवकाश है। हविर यज्ञ होता रहेगा, फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अभिषेक होगा। तब तक ठहरना सेनापति। अवश्य आचार्य, किंतु महाराज प्रसन्न तो हैं? बहुत थकित हैं बंधुल। यज्ञ समारोह का पूरा भार, फिर व्रत उपवास कर्मकांड, उन्हें क्या एक कार्य है? अब जो अवकाश मिला है भाई, तो रत्ती रत्ती काल गांधारी रानी के लिए राजा ने सुरक्षित कर लिया है। दर्शन ही नहीं होते, परंतु हानि नहीं, अनुष्ठान निर्विघ्न चल रहे हैं। यह अच्छा है आचार्य। कुमार विदुडब प्रसन्न तो हैं? इधर देखा नहीं है बंधुल। कदाचित वे भी किसी नववधू के फेर में न हो आचार्य। आप तो जानते ही हैं इन नादानों को। हाँ हाँ बंधुल। आचार्य हंस पड़े, बंधुल भी हंस पड़े, परंतु दोनों ने दोनों को जलती हुई आंखों से देखा। आचार्य ने कहा, तो बंधुल सेनापति देख रहे हैं ना कि यज्ञ में मैं बहुत व्यस्त हूं। आहार विश्राम का भी समय नहीं मिलता। तो आचार्य विश्राम करें, मैं भी चला। बंधुल अभिवादन करके चल पड़ा। अध्याय कुटिल ब्राह्मण। अजित केसकंबली ने जो कूटनीति का ताना बाना इतनी चतुराई से फैलाया था, उसमें युवराज विदुडब के अकस्मात लुप्त हो जाने से बड़ा व्याघात पड़ गया। युवराज को मल्ल बंधुल ने ही उड़ाया है, इस संबंध में आचार्य को तनिक भी संदेह नहीं रहा। आचार्य ने बंधुल के जाते ही अस्वस्थता का ढोंग रचा और आसपास के लोगों को विदा कर एकांत में शैया पर पड़ रहे। शैया पर पड़कर उन्होंने शिष्य को बुलाकर कहा, सौम्य माधव,
तू तनिक जाकर उस मागध वैद्य को तो बुला ला, मुझे उधर पीड़ा है। जीवक के आने पर आचार्य ने परामर्श किया। जीवक ने भी यही निश्चय किया कि कुमार को बंधुल ने ही उड़ाया है। दोनों इस बात पर सहमत थे कि कुमार का यह गोपन प्रकट न किया जाए। बंधुल इसे प्रकट न करेगा यह निश्चय है। वह उनके प्राण भी संकट में नहीं डालेगा, क्योंकि उसका अभिप्राय केवल यही है कि सम्राट का पता लगाया जाए। परंतु अब विचारणीय दो बातें हैं। एक यह कि राजकुमार को छिपाया कहाँ गया है, दूसरी यह कि उनका उद्धार कैसे हो। जीवक और आचार्य दोनों ही निरुपाय थे। आचार्य ने कहा, जीवक, हमें सेनापति कारायण की प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु आचार्य, राजपुत्र का एक मित्र है। कौन है वह? वह एक मागध तरुण है। कहाँ है? ढूंढना होगा आचार्य, परंतु वह निश्चय ही श्रावस्ती में है। तब ढूंढो प्रिय जीवक, तब तक मैं अंतःपुर में क्या प्रतिक्रिया हो रही है एक बार देखूं। वैद्य को विदा करके आचार्य ने शिष्य से कहा, पुत्र, तू राजमहल में देवी कलिंग सेना के हर्म में जा और कंचुकी ब्राह्मव्य से यह कह कि आचार्य विष्णुपाद मृत वेला में विशेष अनुष्ठान के लिए देवी के महल में आएंगे। देव पूजन की सब व्यवस्था करके देवी स्नाता होकर तैयार रहें। उन्हें उपवास भी करना होगा। शिष्य, जो आज्ञा कहकर महालय की ओर चला गया। आचार्य बहुत सी बातों पर विचार करते हुए अपने शयन कक्ष में ही पड़े रहे। इसी समय कारायण ने व्यग्र भाव से आकर कहा, यह क्या सुन रहा हूं मैं आचार्य? सेनापति, धैर्य से पूर्वापर संबंध पर विचार कर कर्तव्य का निर्णय करो। परंतु मेरा कर्तव्य है कि सर्वप्रथम मल्ल बंधुल को बंदी करूं। नहीं सेनापति, ऐसा करने से राजपुत्र का पता नहीं लगेगा। तो क्या करना होगा? दो कार्य, एक नगर की रक्षा का सुदृढ़ प्रबंध, दूसरे बंधुल की गतिविधि पर सतर्क दृष्टि। ऐसा ही होगा आचार्य, परंतु क्या हम कुमार की ओर से निश्चिंत बैठे रहें? निश्चिंत क्यों सेनापति? कुमार कहाँ है पहले इसका पता लगाया जाए, पीछे उन्हें छुड़ाया जाए। बंधुल अवश्य ही अत्यंत गुप्त रूप से कुमार से मिलने जाएगा और उन्हें डरा धमकाकर महाराज का पता पूछेगा। ऐसी स्थिति में उसका अत्यंत छद्म वेश में बहुत ही सावधानी के साथ पीछा होना चाहिए। ऐसा ही होगा आचार्य। एक बात और वत्स, राज्य की सीमा में जो सेना है उससे किसी भी दशा में बंधुल का संबंध या संपर्क नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरा सतर्क रहना होगा। उसका कोई चर सीमांत पर न पहुंचने पाए। उसे तुरंत बंदी कर लिया जाए और बंधुल को इसका पता भी नहीं लगना चाहिए। अच्छा, समझ गया आचार्य, मैं ऐसी ही व्यवस्था करूंगा। तो सेनापति, तुम समुचित व्यवस्था करो। एक बात और है। वह क्या? कुमार का मित्र एक मागध तरुण श्रावस्ती में है। उसे ढूंढने में वैद्य जीवक को सहायता देनी होगी। अच्छा आचार्य। सेनापति अभिवादन करके वहां से चल दिया। अध्याय दुखद अंत। बंदी राज दंपति को लेकर सेनापति कारायण चलते ही गए। चलते ही चलते रात्रि का अंत हो गया। प्राचीर में उज्जवल आलोक की एक किरण फूटी। इसी समय कोसल की सीमा आ गई। सीमांत पर कारायण रुक गया। उसने अपने सैनिकों को एक ओर हटकर खड़े होने का आदेश दिया। फिर राज दंपति के निकट जाकर कहा, अब आप मुक्त हैं महाराज प्रसेनजीत। मैं राजाज्ञा का पालन कर चुका। अब आप स्वेच्छा से जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। आपका यह पाथेय है। उसने स्वर्ण से भरी एक छोटी सी थैली राजा के हाथ में थमा दी और बिना एक क्षण ठहरे और उत्तर की प्रतीक्षा किए ही वह तुरंत लौट चला। उस टूटती रात में एकांत शांत निर्जन वन में दोनों वृद्ध राज दंपति सर्वथा निरीह एकाकी खड़े रह गए। वह स्वर्ण दंभ से भरी सेनापति के द्वारा दी गई छोटी सी थैली न जाने कब उनके हाथ से खिसक कर भूमि पर जा गिरी। बहुत देर बाद राजा ने महिषी से कहा, अब मल्लिका? महाराज, जिसका काल जाने। तो मगध चलो प्रिय। पराजित श्रेणिक बिंबिसार से पराभव पाने में क्या लाभ है महाराज? श्रेणिक बिंबिसार मगधपति हैं। वह पूर्वी भारत का शीर्ष स्थानीय नरपति है। वह कर्तव्य को कर्तव्य समझता है। उसका ईर्ष्या द्वेष जो भी हो
कोसल के अधिपति के प्रति हो सकता है, प्रसेन के प्रति नहीं। प्रसेन अब निरीह पुरुष है, वह साधारण नागरिक भी नहीं। वह राज्य भ्रष्ट, श्री भ्रष्ट, अधिकार भ्रष्ट, मित्र, बंधु, सेवक और संपत्ति से रहित आगत शरणागत जन है। श्रेनिक बिंबिसार उसका स्वागत करेगा, उसे आश्रय देगा। फिर मैंने उसे कन्या दी थी, वह मेरा संबंधी जमाता है, वह उसकी मर्यादा का भी पालन करेगा। तो देव जैसी आपकी इच्छा, मगध ही चलिए। परंतु आपने तो पाथेय भी ग्रहण नहीं किया और अब सब आभरण हमने भृत्यों को दे दिए हैं। मार्ग में पाथेय का क्या होगा? क्या मैं सेवक दान ग्रहण करूंगा? तो महाराज, मार्ग में हम खाएंगे क्या? क्यों, क्या भिक्षा नहीं मिलेगी? हंत देव, क्या भिक्षा ग्रहण करेंगे? महाराज ने एकाएक कुछ स्मरण कर हंसते हुए कहा, ओह देवी, पाथेय की व्यवस्था हो गई। किस प्रकार महाराज? मेरे दांतों में हीरक कील है, उखाड़ लेने पर यथेष्ट होगा। शांतम पापम, महाराज के दांत तोड़कर उससे हीरक कील निकालेंगे? ये दांत अब किस काम आएंगे मल्लिका? सब त्यागा तो दांत का मोह क्यों? फिर ये सब विगलित होकर चल विचल हो गए तो तोड़ने में अधिक कष्ट नहीं होगा। मल्लिका कुछ न कहकर रोने लगी। राजा ने घोड़े से उतरते हुए कहा, रोने से क्या लाभ मल्लिके, अश्व से उतर जाओ। कोसल राज्य का भी चिन्ह हमारे काम का नहीं है प्रिय। प्रिय, तुम माली की बेटी हो, क्या पुष्पमाल नहीं गूंथ सकती? अति बालकाल में गूंधी थी महाराज, गूंथ सकूंगी। तो प्रिय, मैं उसे गृहस्थों के हाथ बेच आऊंगा, हमारा पाथेय चल जाएगा। चलो प्रिय। राजा ने रानी का हाथ पकड़ा और वे दोनों पांव प्यादे कठोर ऊबड़ खाबड़ जनशून्य मार्ग पर अपने अनभ्यस्त चरणों से बढ़ पड़े। दिन निकला, अस्त हुआ, रात हुई, प्रभात हुआ। ये दोनों निरीह वृद्ध नियति संतप्त राजदंपत्ति चलते ही चले गए। मार्ग में लोगों ने देखा, दया करके भोजन देना चाहा, पर उन्होंने उस ओर देखा नहीं। बहुतों ने नाम धाम पूछा, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। बहुतों ने मान किया, अपमान किया, उपहास किया, उन्होंने उनकी ओर भी नहीं देखा। वे चलते चले गए। उनके पैर लहू और गांवों से भर गए, पिंडलियां तन गई, वस्त्र गंदे हो गए, वे झाड़ियों में उलझ उलझ कर फट गए, मुंह सूख गया, भूख और प्यास से होठ जड़ हो गए, पर वे चलते ही चले गए, चलते ही चले गए। अंत में वे राजगृह के द्वार पर जा पहुंचे। उस समय 2 दंड रात्रि व्यतीत हो चुकी थी, द्वार बंद थे। उन्होंने थकित वाणी से द्वारपाल से कहा, मित्र द्वार खोल। 2 वृद्ध निरीह भिक्षुक पुरुष स्त्री को अवज्ञा की दृष्टि से देखकर द्वारी ने कहा, क्या तुम्हारे आदेश से? आदेश नहीं मित्र, परंतु हम बहुत दूर से आ रहे हैं। तो उधर चैत्य में स्थान है, रात भर रहो, प्रातः द्वार खुलने पर नगर में जाना। राजा ने निराश दृष्टि से रानी की ओर देखा। उनमें खड़े होने और बोलने की शक्ति नहीं रही। रानी ने मंद स्वर से कहा, ऐसा ही हो महाराज। राजा ने मुद्रिका अंगुली से निकालकर द्वारी को देते हुए कहा, तो मित्र, यह मुद्रिका अपने स्वामी मगध के सम्राट श्रेनिक बिंबिसार के लिए है। यह श्रेनिक बिंबिसार को दे देना। द्वारिक राजमुद्रा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने थोड़ा आदर प्रदर्शन करके कहा, कुछ संदेश भी है बनते? नहीं, कहकर राज दंपत्ति चैत्य में आकर एक शिलाखंड पर पड़ रहे। शिला पर गिरते ही देवी मल्लिका के प्राण निकल गए। उन्हें गत प्राण देखकर महाराज प्रसेनजीत कुछ होठों में ही बड़बड़ाए और वे धीरे धीरे देवी मल्लिका के शरीर पर गिर गए। उसी रात उनकी भी मृत्यु हो गई। मुद्रिका पाकर श्रेनिक बिंबिसार अमात्य वर्ग सहित कोसलपति की अभ्यर्थना को जब वहां आया तो दोनों राजदंपत्ति चीथड़े अंग में लपेटे चिर निद्रा में सो रहे थे। सम्राट ने राज विधान के साथ उनका संस्कार किया और सारे साम्राज्य में सूतक मनाया। अध्याय नाउन। नगर के प्रांत भाग में एक नाउन का घर था। घर कच्ची मिट्टी का था, परंतु इसकी स्वच्छता दिव्य और आकर्षक थी। नाउन घर में अकेली रहती थी। यौवन उसका चला चली पर था।
परंतु उसकी देह यष्टि अति मोहक, आकर्षक और कमनीय थी। उसकी आंखें चमकदार थीं, परंतु उनके चारों किनारों पर फैली स्याही की रेखाएं नाउन के चिर विषाद को प्रकट कर देती थी। उसका हास्य शीतकाल की दोपहरी की भांति सुखद था। वह श्याम लता के समान कोमलांगी तथा आकर्षक थी। नृत्य, गान, पान वितरण, अंगमर्दन, अलक्त लेपन आदि कार्यों में वह पटु थी। उसके इन्हीं कारणों से राजमहालय से लेकर छोटे बड़े गृहस्थ गृहपतियों तक, अंतःपुर तक उसका आवागमन था। इसी नाउन के घर में सोम और कुंडनी ने डेरा डाला था। राजनंदिनी को खोकर सोम बहुत उदास और दुखी दिख पड़ते थे। वे विमन से मागध्य सैन्य का संगठन कर रहे थे। सेनापति उदय प्रचन्न भाव से उनसे मिलते रहते थे। यज्ञ समारोह की भीड़ भाड़ और देश देशांतर के समागत लोगों से मिलकर उनके विचार भावना जानने का सोम को बड़ा ही भारी सुयोग प्राप्त हुआ था। परंतु विमन और खिन्न होने के कारण वे अधिकतर इस नाउन के घर चुपचाप कई दिनों तक पड़े रहते थे। कुंडनी छद्म वेश में बहुधा अंतरपुर में आती जाती थी। नाउन भी कभी कभी उसके साथ जाती थी। आवश्यकता से अधिक स्वर्ण पाकर नाउन बहुत प्रसन्न थी और दोनों अतिथि को अभिसार मूर्ति समझकर उनकी खूब आवभगत करती और उनकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति की चेष्टा करती थी। कुंडनी ने बड़ी हड़बड़ी में बाहर आकर सोते हुए सोम को जगा कर कहा, सोम, सोम, बड़ा भयानक समाचार है। क्या लोग हमारा छिद्र पा गए हैं? नहीं नहीं, महाराज प्रसेनजीत और विदुडब दोनों ही राजधानी में नहीं हैं। राजधानी में नहीं तो कहाँ गए? यही तो हमारी गणवेशना का विषय है। तुमने कहाँ सुना? राजमहालय में। परंतु नगर में तो कोई हलचल नहीं। नगर वासियों से यह समाचार छिपा कर रखा गया है। यह कैसी बात? सोम उठकर बैठ गया, फिर कहा, अब कहो, तुमने कहाँ सुना है? देवी कलिंग सेना के प्रसाद में। किसके मुंह से? आचार्य अजित केसकंबली के मुंह से। वे आज प्रातःकाल ही देवी कलिंग सेना को अनुष्ठान कराने के बहाने उनके प्रसाद में गए और वहां विचार विनिमय हुआ। महाराज प्रसेनजीत को राजकुमार ने बंदी करके अज्ञात स्थान पर भेज दिया है। यह तो मैं पहले ही समझ गया था। परंतु कुमार विदुडब? उन्हें संभवतः बंधुल मल्ल ने बंदी कर लिया है। बंधुल क्या यहाँ है? वे कल ही सीमांत से आए हैं। तो कुंडनी, इस समय में हमें क्या करनी है? देवी कलिंग तुम्हें देखना चाहती हैं। किस लिए? राजकुमार की मुक्ति के लिए। वे तुमसे सहायता की याचना करेंगी। परंतु मैं क्यों सहायता करूंगा? देवी ने चंपा की राजकुमारी की मुक्ति में हमारी सहायता की थी। की थी, सोम ने धीरे से कहा। वे उठकर चलने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, कुंडनी, मैं इसी समय आर्य उदय से मिलना चाहता हूं। ठहरो सोम, मुझे बताना होगा किस लिए। कुंडनी की मुद्रा कठोर हो गई। सोम ने रूखे स्वर में कहा, अकथ्य क्या है? मागधों के लिए सुवर्ण योग है। मागध बदला लेंगे। कौशल जय का यह स्वर्ण योग है। वे कौशल को आक्रांत करेंगे। परंतु किससे बदला लेंगे सोम? कौशलों से। कहाँ हैं वे कौशल? विचार तो करो। क्या तुम विश्वासघात करने जा रहे हो सोम? किससे? क्या शत्रु से? उसमें विश्वासघात क्या है? मेरे पास इस समय 10 सहस्त्र मागध सेना है। मैं 2 घड़ी में कौशल को आक्रांत करके कौशल का अधीश्वर बन जाऊंगा। फिर मैं चंपा की राजनंदिनी को परिशोध दूंगा। किस प्रकार? कौशल की राजपट महिषी बनाकर। तो सोम, विद्वानों का यह कथन सत्य है कि जन्म से जो पतित होते हैं उनके विचार हीन ही होते हैं। इसका क्या अभिप्राय है कुंडनी? यही कि तुम अज्ञात कुलशील हो। मैंने तुम्हारा शौर्य और तेज देखकर तुम्हें कुलीन समझा था, पर अब मैंने अपनी भूल समझ ली है। क्या ऐसी बात? सोम ने कुंडनी के मस्तक पर खड़क ताना। सत्य है, सत्य है। यही समुचित होगा। पहले कुंडनी का वध करो, फिर मित्र के साथ विश्वासघात करके कौशल का सिंहासन और चंपा की राजकुमारी को एक ही दांव में प्राप्त कर लो। मित्र के साथ विश्वासघात क्यों? सोम ने चिल्लाकर कहा। क्या तुमने राजकुमार को मित्र नहीं कहा?
क्या उन्होंने राजकुमारी को धरोहर नहीं कहा? क्या उन्होंने और राजमाता ने कुमारी की रक्षा करने में हमारी सहायता नहीं की? क्या तुमने खड़ग छूकर राजकुमार से नहीं कहा था कि मित्र, यह खड़ग तेरी सेवा को सदा प्रस्तुत है? सोम ने खड़ग नीचे रख दिया। वे चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गए। बहुत देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, कुंडनी, क्या करना होगा? कर सकोगे? और उपाय ही क्या है कुंडनी? सत्य है, उपाय नहीं है। तो कल तुम्हें महालय जाना होगा। किस प्रकार? आचार्य का ब्रह्मचारी बनकर आशीर्वाद देने। आचार्य ने क्या ऐसा ही कहा है? यही योजना स्थिर हुई है। और भी एक बात है। क्या? मैंने वचन दिया है कि मैं युवराज की रक्षा करूंगी। तुम यदि न करोगे तो मुझे करनी होगी सोम। मैं जब तक जीवित हूं मैं करूंगा। तुम केवल मेरा पथ प्रदर्शन करो। शुभे कुंडनी, मैं तुम्हारा अनुगत सोम हूं। तो सोम, प्रभात में हमें महालय चलना होगा। सारी योजना वहीं स्थिर की जाएगी। परंतु अभी हमें एक काम करना है। कौन सा काम? दीहदंत के अड्डे पर जाना होगा। वह तो बहुत दूषित स्थान है। परंतु हमें वहां जाना होगा। क्यों? राजकुमार का पता वहीं लगने की संभावना है। ओह, तो मैं वहां जाता हूं। नहीं, हम तीनों को जाना होगा। नाउन उस पापी को पहचानती है। नाउन क्या इस अभियान में विश्वसनीय रहेगी? वह सर्वथा विश्वास के योग्य है। तो जैसी तुम्हारी इच्छा। तो हम लोग एक मुहूर्त में तैयार होते हैं। अभी एक दंड दिन है। ठीक सूर्यास्त होने के बाद हमें वहां पहुंचना होगा। तब तक तुम भी एक लुच्चे मद्यप का रूप धारण कर लो। कुंडनी का यह वाक्य सुनकर सोम असंयत होने पर भी हंस दिया। कुंडनी चल दी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जल्द मिलूंगी अगले भाग के साथ। नमस्कार।